Good morning, friends. I, Taha Sakarwala, I am here to teach you the topic GST. This video is applicable for the students of TYBAF SAM 5 and TYBCom SAM 6. Before proceeding further and learning the concept of GST, I would request you to please subscribe to our channel Gradcool, Gradkul. Gradcool is an online digital learning app for graduates and postgraduates. And please hit the bell icon so you never miss any video. दोस्तों ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। हिंदी इसलिए ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे, कॉन्सेप्ट्स जल्दी क्लियर हो। और दूसरी बात, ये वीडियो के नीचे लिंक दी गई है जिसमें टॉपिक जीएसटी के हैंड रिटन नोट्स है, तो आप प्लीज उसे डाउनलोड कर दीजिएगा। एंड जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज बी श्योर कि आपने वो नोट्स डाउनलोड की है और आप साथ ही साथ वो नोट्स को भी रिफर कर रहे हो वीडियो के साथ। वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट उसी के साथ आपके पास अगर हैंड रिटन नोट्स इन हैंडी हाथ में ही है, एक मार्किंग्स भी हो जाएगी और आपको रिवीजन के लिए भी बेटर पड़ेगा। So let's move ahead with the topic GST. GST, the introduction part of the GST. अभी आप लोग पूछेंगे सर GST पढ़ने से पहले हमें बताइए GST क्या है। मैं कहूंगा GST एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आप बोलोगे कि सर टैक्स तो GST के पहले भी तो कुछ लगता होगा। सही बात है, GST के पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको अबॉलिश करके जीएसटी इंट्रोड्यूस किया 2017 में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बेसिक चीज हो गई हमारी। अभी आप कहोगे कि सर टैक्स क्या है, तो मैं कहूंगा कि टैक्स वो है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। तो आप बोलोगे अच्छा तो गवर्नमेंट की इनकम है, तो मैं बोलूंगा यस सर राइट। हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। आप जो भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, आप कुछ भी इनकम कमा रहे हो, तो उसमें आपको एक टैक्स भरना होता है और वो टैक्स आप गवर्नमेंट में डिपॉजिट कराते हो और वही टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है हमारी पब्लिक सर्विस के लिए, हमारी सुविधा के लिए। आज ये रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रही है, जो भी पब्लिक सर्विस के लिए फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं, वो वहीं से हो रहे हैं जो हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज टैक्स? इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट which is used to provide public services। दो सिंपल पॉइंट है। टैक्स क्या है? टैक्स वो है जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट को यूटिलाइज कर रही है पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो ही पॉइंट याद रखना, कोई पूछेगा एग्जाम में आएगा कि टैक्स क्या है। टैक्स इज नथिंग but the money which we are paying to the government and government is using those money to provide public services। ओके आप बोलोगे कि सर टैक्स तो समझ गया, बट अभी टैक्स की कितनी तरह की टाइप्स होती है? तो मैं कहूंगा कि टैक्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होती है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है। आप बोलोगे सर हम तो भी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे, अभी ये डायरेक्ट टैक्स कहां से आ गया? उसके कुछ डिस्टिंग्विश पॉइंट है, डिफरेंसेस है दोनों के, मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस क्या है? पहले हम डायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो एक इंडिविजुअल, जो कि मुझे बीइंग एन इंडिविजुअल मुझे पता है कि मुझे ये टैक्स गवर्नमेंट में भरना है। मैं जो कमा रहा हूं उस पे मुझे ये टैक्स भरना है, ये मुझे अवेयर है ये चीज का, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूं उस पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आज अगर मैं टीचिंग करा रहा हूं तो टीचिंग में अगर मैं सालाना समझो 3 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो 3 लाख पे कुछ अमाउंट मुझे गवर्नमेंट में टैक्स भरना होगा, वो मुझे पता है कि मेरी पॉकेट में से हिट होने वाला है। उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट पॉइंट डिस्टिंग्विश का क्या रहेगा कि एन इंडिविजुअल इज अवेयर दैट ही हैज टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब आज
मैं अगर मेरी 3 लाख की इनकम है तो मैं उस पर टैक्स भर रहा हूँ, और वहीं किसी की 10 लाख की इनकम है तो वो भी टैक्स भर रहा है। बट प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब 10 लाख की इनकम वाला ज्यादा टैक्स भरेगा, 3 लाख की इनकम वाला कम टैक्स भरेगा। मुकेश अंबानी टैक्स ज्यादा भरेगा, मैं टैक्स कम भरूंगा। मुकेश अंबानी की इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स, मेरी इनकम कम है तो कम टैक्स। समझा? वेरी क्लियर। तो 2 पॉइंट कौन से हो गए? सबसे पहला पॉइंट कि इंडिविजुअल को डायरेक्ट हिट होता है, उसको अवेयर होता है कि उसको टैक्स भरना है, उसकी इनकम पे जो टैक्स आ रहा है वो उसको भरना है। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स कौन सी टैक्स है? मैं कहूंगा कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रोफेशन टैक्स। ये 3 तरह के टैक्स है जो इनकम टैक्स में आती है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप इनकम पे भरते हो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स वो है तो आप अपनी इनकम पे टैक्स भरते हो। आप अगर जो इनकम अर्न कर रहे हो इंडिया में, उस पे आपको जो टैक्स भरना होता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स एंड प्रोफेशन टैक्स, आप अगर कुछ प्रोफेशन कर रहे हो सो यू हैव टू पे सम टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसे वो प्रोफेशन टैक्स कहते हैं। ये आपके 3 पॉइंट कवर हो गए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। मैंने मेरा एग्जांपल दिया कि मैं इनकम अर्न कर रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट में टैक्स पे करूंगा, और मुझे वो अवेयर है कि मुझे गवर्नमेंट में टैक्स भरनी है, तो उसे कहते हैं डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, मतलब मैं डायरेक्टली इंसिडेंस बेयर कर रहा हूं टैक्स का। सेकंड पॉइंट, प्रोग्रेसिव इन नेचर, हाई रेट ऑफ टैक्स फॉर द पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। थर्ड पॉइंट, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन ऑफ पर्सन। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आप बोलोगे सर डायरेक्ट टैक्स तो समझ गया, अभी इनडायरेक्ट टैक्स का भी डिफरेंसेस बता दीजिएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो है कि आज अगर मुकेश अंबानी भी कोई चीज सामान खरीदने जाता है तो उसे भी वही रेट पे टैक्स लगेगा जो कि मैं एक 3 लाख की इनकम कमाने वाले बंदा हूं, मुझे भी वही टैक्स लगेगा। मुकेश अंबानी 1 करोड़ कमाता है, मैं 3 लाख कमाता हूं, फिर भी टैक्स दोनों को सेम रेट पे लगेगा। जो कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, टैक्स रेट डिफर होते थे। मुकेश अंबानी ज्यादा अर्न कर रहा है इनकम तो ज्यादा टैक्स, मैं कम अर्न कर रहा हूं तो कम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, सबको यूनिफॉर्मली टैक्स रेट बेयर करना है। अगर मुकेश अंबानी भी डीमार्ट में जाके सोप खरीदने जाता है तो उसे भी सोप पे 18%, 5% या 12% का जीएसटी भरना पड़ेगा, और मैं भी अगर डीमार्ट में कुछ सोप खरीदने जाता हूं तो मुझे भी 5, 12 या 18% का टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी वो प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल टैक्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट collects the same from ultimate consumer, the incidence of tax is shifted to other person। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं या मैं एक रिटेलर हूं, समझो मैं रिटेलर हूं, मैंने कोई सोप डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से मैंने सोप खरीदी है, और मैं सोप वो आपको एंड कंज्यूमर को बेचने निकालूंगा। आप मेरे पास आए और आपने मेरे से सोप खरीदा, आप बोलोगे सर ये सोप मैंने खरीदा 10 रुपीज में, तो मैं कहूंगा ठीक है आपने मुझे 10 रुपीज दे दिए, बट 10 रुपीज में 9 रुपीज का एलिमेंट मेरा कॉस्ट रहेगा, मेरा जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा, और उसमें जो 1 रुपीज है हिडन है वो टैक्स रहेगा। और ये टैक्स आप गवर्नमेंट में पे कर रहे हो, ये आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपको अवेयर भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट में टैक्स भर रहे हो। सो ये टैक्स आप जो गवर्नमेंट में पे कर रहे हो वो आपने एंड कंज्यूमर ने मुझे पे किया, और मैं गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर रहा हूं, मैं अपने पॉकेट से कुछ नहीं पे कर रहा हूं, पे कौन कर रहा है, एंड कंज्यूमर कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। जैसे होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई किया, सप्लाई ने एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया प्रोडक्ट यूज के लिए, तो होलसेलर ने जो रिटेलर को सप्लाई किया, सो टैक्स का बर्डन रिटेलर बेयर करेगा, बट रिटेलर वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो टैक्स का बर्डन जो फाइनली शिफ्ट होता है वो कंज्यूमर पे होता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियरली कह रहा है कि पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। It means retailer is collecting tax from the consumer and depositing same tax to the government. The incidence of tax is shifted to other person. The incidence of tax is shifted to consumer. Okay. Regressive in nature.
वही पॉइंट है जो मैंने आपको कहा कि आज मुकेश अंबानी भी एक सोप खरीदने डीमार्ट में जाता है, उसे भी सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो कि मुझे लगेगा। तो सेकंड पॉइंट है, इसे ये पॉइंट को कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बेयर द बर्डन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एबिलिटी टू पे। बट डायरेक्ट टैक्स में क्या था, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। ओके, टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि आप जब कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने कंज्यूम किया, तो होलसेलर टैक्स भरेगा मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर फर्दर सप्लाई करता है रिटेलर को, रिटेलर ने प्रोडक्ट लिया कंज्यूमर को सेल करने के लिए, तो रिटेलर को टैक्स भरना पड़ेगा। रिटेलर फाइनली बर्डन शिफ्ट करता है टैक्स का कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर को टैक्स बर्डन बेयर करना पड़ता है। So these are the all three points for both the direct tax and indirect tax. एग्जाम में आप 3 पॉइंट लिखोगे, यही 3 पॉइंट इनफ है और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। These are the 3 points, very simple to easy understand the concept of difference between direct tax and indirect tax. नेक्स्ट पॉइंट, भी आप कहोगे कि सर आपने टैक्स बता दिया, आपने बता दिया कि डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में। अभी आप बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी निकाला तो उसके गवर्नमेंट ने कुछ तो एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पॉइंट सोचे होंगे, तो क्या है? लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस क्या है उसके। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू। मेजर सोर्स, गवर्नमेंट को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट की जो अर्निंग है, गवर्नमेंट की टैक्स के फॉर्म में जो रेवेन्यू अर्निंग है, उसमें मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है जीएसटी भी, जीएसटी से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू के फॉर्म में। सो सबसे बड़ा मेरिट पॉइंट, एडवांटेजेस पॉइंट गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स से है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट होती है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो फर्स्ट पॉइंट है मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आप कहोगे कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, तो प्लीज जाइए अपने 7th स्टैंडर्ड के सिविक्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट मींस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मींस उद्धव ठाकरे साहब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट है जो आज जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट जो रन कर रही है उद्धव ठाकरे। एंड सेंट्रल मींस नरेंद्र मोदी, नमोजी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे है? इनडायरेक्ट टैक्स से। क्यों? बिकॉज मोर देन 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इनडायरेक्ट टैक्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, गवर्नमेंट रेवेन्यू। सेकेंड पॉइंट, बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। फाइनल देखो पॉइंट क्या है, फाइनल बर्डन ऑफ जीएसटी इज बोर्न बाय द कंज्यूमर as it is charged by the last supplier with set of benefits at all previous stages. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मैंने कहा कि बर्डन शिफ्ट होता है टैक्स का। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सप्लाई किया, होलसेलर ने टैक्स भरा मैन्युफैक्चरर को, बट होलसेलर जब भी फर्दर सप्लाई करेगा सो वो टैक्स की जो उसने टैक्स मैन्युफैक्चरर को पे किया है उसका सेट ऑफ लेगा। सेट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको क्लियर करवाता हूं, बट फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा कि होलसेलर ने यानी मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सप्लाई किया, तो होलसेलर ने जो टैक्स मैन्युफैक्चरर को भरा है वो उसकी सेट ऑफ लेगा, वो उसकी क्रेडिट लेगा, वो उसकी बेनिफिट लेगा जब वो फर्दर सप्लाई करता है रिटेलर को। आप समझे? मतलब एग्जांपल मैं अगर दूं तो मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट होलसेलर को दिया, 1000 रुपए पे 100 रुपीज टैक्स लगाया और 1100 में होलसेलर को प्रोडक्ट दिया। होलसेलर ने वही सेम चीज आगे 1500 में सेल की, तो होलसेलर क्या करेगा, 1500 में अगर होलसेलर ने 200 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया है तो वो आगे मैन्युफैक्चरर को जो उसने 100 रुपीज का टैक्स भरा था वो यहाँ उसका सेट ऑफ लेगा, 200 माइनस 100, और उसकी लायबिलिटी आती है गवर्नमेंट में पे करने की सिर्फ 100 रुपीज। सो आप इसमें देख रहे हो बर्डन टैक्स का एक दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है।
एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल। बट बर्डन एक्चुअली बेयर किसको करना पड़ रहा है? प्रोडक्ट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 1000 रुपीज में मैन्युफैक्चरर को पड़ता था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया 1200 में, होलसेलर फर्दर सप्लाई करेगा रिटेलर को 1500 में, रिटेलर 1500 में से 1800 में किसको बेयर कर प्रोडक्ट सप्लाई करेगा? एंड कंज्यूमर को। एंड कंज्यूमर कौन? आप, मैं, हमको सप्लाई करेगा। आज एक छोटा सा मैगी का पैकेट मैन्युफैक्चर होके आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी हार्डली 2-3 रुपीज रहती है, बट वो हमारे आने तक उसकी रेट 10 रुपीज हो गई रहती है। और उसका 10 रुपीज का जो टैक्स एलिमेंट है, टैक्स बर्डन है, वो किसको बेयर करना पड़ता है? वो आपको और मुझे बेयर करना पड़ रहा है। सो टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट हो रहा है? फाइनल कंज्यूमर पे। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कौन बेयर करता है? फाइनल कंज्यूमर बेयर करता है। तो आप समझ रहे हो सेकेंड पॉइंट क्या है? बर्डन ऑन द फाइनल कंज्यूमर। Final burden of GST is borne by the consumer as it is charged by the last supplier with set of benefits at all previous stages. समझ रहे हो? सेट ऑफ बेनिफिट्स मतलब क्या? आईटीसी लेना। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब मैंने जो आगे टैक्स भरा है उसका सेट ऑफ लूंगा मैं। रिटेलर जब कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है तो कंज्यूमर से उसने कलेक्ट किया है टैक्स 500 रुपीज, तो आगे उसने अगर 400 रुपीज टैक्स पे किया है आगे के लेवल में होलसेलर को, तो 400 का वो सेट ऑफ लेगा। सो फाइनल बर्डन 500 रुपीज के टैक्स का हिट किसको हुआ? कंज्यूमर को। प्रोडक्ट की रेट किसको इंक्रीज हो गई? कंज्यूमर को। मरा कौन? कंज्यूमर मरा। तो ग्रेट, अपने 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट रिवाइज कीजिएगा फटाफट। फर्स्ट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का? कि गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ रही है, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स से है। सेकेंड पॉइंट बर्डन ऑन द फाइनल कंज्यूमर, टैक्स बर्डन का पॉइंट एक मैंने जो भी डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट ईज ऑफ कलेक्शन। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्शन करने में बहुत ही इजी वे है। जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, रेवेन्यू कलेक्ट का, वो इतना क्लियर है कि इतना ट्रेसेबल है कि गवर्नमेंट का अकाउंट्स कीपिंग, वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आप जीएसटी की वेबसाइट, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी एक पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो आप एक देखोगे जब प्रैक्टिकली लाइफ में देखोगे जीएसटी का जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है सॉफ्टवेयर, जो जीएसटी हम जो रिटर्न्स फाइल करते हैं जीएसटी के, वो इतने क्लियर है, इतने प्योर है, इतने ट्रेसेबल है कि इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि कहाँ इवेजन हो रही है। सो रिकॉर्ड्स कीपिंग, अकाउंट्स वेरिफिकेशन इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत ही सुपर्ब है। So third point हमारा यही है, ease of collection. Indirect tax are easier to collect as indirect tax are mainly on goods and services for which record keeping verification is relatively easy. Record keeping is very easy, accounts keeping is very easy. So collection भी बहुत easy है because tax evasion की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई टैक्स इवेजन करने जाता है तो इजीली ट्रैप हो जाता है, इजीली पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट उसको इजीली ट्रेस कर सकती है बिकॉज गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स के सॉफ्टवेयर इतने सुपर्ब इंप्लीमेंट किए हैं कि आप टैक्स इवेजन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए टैक्स कलेक्ट करना इज वेरी इजी एंड सिंपलर वे इन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। तो थर्ड पॉइंट अपना होगा ईज ऑफ कलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? गवर्नमेंट रेवेन्यू, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट हो गया कि बर्डन ऑन द फाइनल कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट है ईज ऑफ कलेक्शन। फोर्थ पॉइंट लो कलेक्शन कॉस्ट। लो कलेक्शन कॉस्ट, गवर्नमेंट को एक टैक्स कलेक्ट करने में जो कॉस्ट लगता है, कॉस्ट क्या लगता है? जैसे कि ऑफिसर्स को हायर किया, सॉफ्टवेयर डेवलप के चार्जेस है, जो दूसरे कलेक्शन प्रोसीजर्स के जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, उससे काफी कम गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बेयर करने पड़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा? लो कलेक्शन कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को जो कॉस्ट लगता है वो काफी कम लगता है कंपैरेटिवली डायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा कॉस्ट लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में कम कॉस्ट लगता है। सो फेवरेबल क्या है गवर्नमेंट के लिए? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? याद करो, हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट को? इनडायरेक्ट टैक्स।
तो इनकम भी ज्यादा दे रहा है और कलेक्शन कॉस्ट भी कम है, तो बेनिफिशियल कौन सा है गवर्नमेंट को? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा वही है, लो कलेक्शन कॉस्ट। तो 4 पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए। एडवांटेजेस में क्या क्या हो गए? फर्स्ट, गवर्नमेंट रेवेन्यू, सेकंड, बर्डन ऑन द फाइनल कंज्यूमर, थर्ड, ईज ऑफ कलेक्शन, एंड फोर्थ, लो कलेक्शन कॉस्ट। फिफ्थ, लेस इवेजन। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बहुत ही सुपर्ब इंप्लीमेंट किया है। गवर्नमेंट ने जो बाउंड्रीज रखी है, गवर्नमेंट ने जो लिमिटेशंस रखी है कि कोई टैक्स इवेजन ना हो, और गवर्नमेंट ने जो सावधानी बरती है वो बहुत ही सुपर्ब है। तो उसके हिसाब से इवेजन भी नहीं होता है। कोई आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन भी नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीथिंग इतना क्लियरली एंड इतना ट्रेसेबल है कि इवेजन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। अगेन अगर डिस्कस करना है तो पहले गवर्नमेंट रेवेन्यू, सेकंड बर्डन ऑन द फाइनल कंज्यूमर, थर्ड लो कलेक्शन कॉस्ट, एंड फिफ्थ इज लेस इवेजन। अभी आप कहोगे कि सर आपने डायरेक्ट टैक्स तो पढ़ा लिया, डायरेक्ट टैक्स आपने एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स तो पढ़ा लिया, अभी इसकी कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हो गए। मैं कहूंगा बेशक नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो नेगेटिव पॉइंट्स कौन सी है? नेगेटिव पॉइंट्स दोस्तों इतनी ज्यादा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ही कम है। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही है नेगेटिव पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हायर प्राइसेस। हायर प्राइसेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको कहा, जो हमारा फिर से पिछले एग्जांपल में जो होलसेलर ने रिटेल, होलसेलर नहीं, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर, होलसेलर ने रिटेलर, रिटेलर ने कंज्यूमर। तो आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट 100 रुपीज में मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया, वही कंज्यूमर लेवल तक उसको पहुंचते पहुंचते 500 रुपीज हो गया रहेगा। सो आप देख रहे हो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। कॉस्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? टैक्स लगे जा रहा है, तो टैक्स लगे जा रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। हायर प्राइस हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। सो हमारा डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट यही है, हायर प्राइसेस। टैक्स imposed on good and services leads to higher price for consumer। जैसे मैंने कहा था, मैन्युफैक्चरर से 100 में आया और होलसेल रिटेल कंज्यूमर लेवल तक पहुंचते पहुंचते 500 हो गया। सो टैक्स लगते लगते वो प्रोडक्ट का भी वैल्यू एडिशन हुई, तो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ती गई, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट हाई महंगे में पड़ा। सो ये एक अपना डिसएडवांटेजेस है इनडायरेक्ट टैक्स का। फिर हायर टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। एक मशीनरी आप खरीदने जाते हो, मशीनरी 1 लाख रुपीस की बनती है, बट वो फाइनल स्टेज में कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्ट वहीं 4 से 5 लाख हो जाती है। सो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट फॉर कंज्यूमर ऑल्सो। कंज्यूमर भी एंड रिटेलर लेवल भी, अगर कोई मशीनरी एक बिजनेसमैन खरीदता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरर से आते आते। सो एक ये डिसएडवांटेजेस पॉइंट है। डिसएडवांटेजेस का पहला पॉइंट कौन सा? हायर प्राइस, हायर प्राइस, हायर प्राइस। Second, lower demand, lower growth. Tax on goods and services increases prices, which reduces demand of goods and services. Lesser demand means lower growth of industrialization. जैसे कि अगर आज मैगी की पैकेट 2 या 3 रुपए में मैन्युफैक्चरर के पास बनती है, बट मैन्युफैक्चरर से रिटेल कंज्यूमर लेवल तक उसकी कॉस्ट 12 रुपीज हो जाती है। अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, जैसे आज मैगी की कॉस्ट इंक्रीज हुई, वैसे काफी सारी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर उसे कम यूटिलाइज करेगा, कंज्यूमर की डिमांड कम रहेगी, कंज्यूमर उसको डिमांड कम करेगा तो इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगा। आप समझ रहे हो? डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम कम होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम कम होगी तो टर्नओवर कम करेगा, टर्नओवर कम करेगा तो गवर्नमेंट में रेवेन्यू कम करेगा। तो हिट किसको हुआ? गवर्नमेंट को हुआ। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनडायरेक्ट टैक्स में प्राइसेस बढ़ती है प्रोडक्ट की, कंज्यूमर लेवल तक आते हैं, कंज्यूमर लेवल तक आते आते प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, बिकॉज एक कंज्यूमर उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आम आदमी उतना एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो कोई प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो उसकी डिमांड घट जाती है, बिकॉज वो प्रोडक्ट बढ़ गई है तो पॉकेट पे हिट होता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा लोअर डिमांड एंड लोअर ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट है हायर प्राइसेस, सेकंड पॉइंट है लोअर डिमांड एंड लोअर ग्रोथ। थर्ड पॉइंट रिग्रेसिव इन नेचर। याद कीजिएगा मैंने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था, डिफरेंसेस में, याद आया डिफरेंसेस में डिस्कस किया था। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब आज मुकेश अंबानी भी जो
डीमार्ट के अंदर साबुन खरीदने जाता है तो मुकेश अंबानी को भी टैक्स वही रेट लगेगा जो मुझे लगेगा, मैं साबुन खरीदने जाऊं। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन दी टैक्स रेट की, उसको भी उन्हें भी वही टैक्स लगता है, मुझे भी सेम टैक्स लगता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा रिग्रेसिव इन नेचर, ऑल द कंज्यूमर इक्वली बेयर द बर्डन इररिस्पेक्टिव ऑफ एबिलिटी टू पे, जो कि डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया था क्या है, याद कीजिएगा, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है डिसएडवांटेजेस का, हायर प्राइस। सेकंड पॉइंट क्या है, लोअर ग्रोथ एंड लोअर डिमांड। थर्ड पॉइंट क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर। सो आप क्लियर हो गए? एडवांटेजेस में कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट। डिसएडवांटेजेस में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट। एडवांटेजेस में कितने, 5, डिसएडवांटेजेस में 3। डिफरेंस डिस्टिंग्विश में भी 3 पॉइंट, यहां भी 3 पॉइंट। समझे? नेक्स्ट कवर करते हैं टॉपिक सोर्सेज एंड ऑथोरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। सोर्सेज एंड ऑथोरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। सोर्स क्या है, ऑथोरिटी कौन है, टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं वो किसकी पॉकेट में जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है, बट कौन से डिपार्टमेंट की पॉकेट में जा रहा है, कौन उसे कलेक्ट कर रहा है, एंड टैक्स लगाना है ये कहां लिखा गया है। आप पूछोगे कि सर जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, बट ये कहां लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि दोस्तों आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 265 में लिखा गया है कि नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। मतलब कोई टैक्स तब तक लगाया नहीं जा सकता जब तक आर्टिकल 265 में उसका बयान होता है, उसका जिक्र होता है, कि आर्टिकल 265 में जब तक बोला नहीं गया है कि ये टैक्स इंप्लीमेंट करना है कोई प्रोडक्ट पे, कोई इनकम पे, तब तक कोई भी टैक्स लगाया नहीं जा सकता। तो कहाँ है, कोई अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि जीएसटी इंप्लीमेंट के लिए कहाँ उसका कि क्यों लिखा, मतलब कहाँ लिखा गया है, तो आपको लिखना होगा कि एज पर द आर्टिकल 265 नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। मतलब जीएसटी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई भी गवर्नमेंट उसको जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकती। Article 255 extent of laws made by parliament and by the legislature of states, मतलब ये जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लॉज एंड गाइडलाइंस कौन इश्यू करेगा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करेगी, एंड रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट यहाँ वर्ड यूज हुआ है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मींस कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है। स्टेट गवर्नमेंट कौन, महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट कौन, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके गाइडलाइंस, लॉज, जो भी आज नए लॉज एंड गाइडलाइंस बनानी है जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में, तो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सो ये आर्टिकल 245 कहता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, मतलब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 246 डिवाइड हुई है 3 लिस्ट में, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 क्या होती है, लिस्ट 1 होती है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 होती है स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। आप कहोगे कि सर मेरे को तो बाउंसर गया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, लिस्ट 1 क्या है, लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट 3 क्या है। सो मैं कहूंगा देखो बच्चों, आर्टिकल 246 है जो हमारे संविधान में आर्टिकल 246 है, उसमें संविधान ने 3 बाइफर्केशन दी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 किसको बिलोंग होती है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 किसको होती है, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट। आप कहोगे कि सर अभी तक तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट पढ़ा था, आप कह रहे थे पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सेम है, तो मैं बोलूंगा सही बात है। तो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएगी, जो भी गाइडलाइंस इश्यू करेगी, वो कहाँ मेंशन होगी, यूनियन लिस्ट में, वो लिस्ट 1 में इन्यूमरेट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी लॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कहाँ उसकी
लिखावट होगी, कहाँ होगी, वो कहाँ आपको मिलेगा, लिस्ट 1 ऑफ यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 ऑफ आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉज इनेक्ट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ बनाना है तो वो कहाँ ही उसको लॉ को इंट्रोड्यूस करेगी, लिस्ट 1 ऑफ आर्टिकल 246। आप कहोगे कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई लॉ बनाना है इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड तो 246 में, आर्टिकल 246 में इंट्रोड्यूस करेगी। आप कहोगे अच्छा तो सर लिस्ट 2 क्या है, मैं कहूंगा लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो हमारे उद्धव जी के लिए। उद्धव जी को अगर सेंट्रल हमारी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ लॉ बनाना है, कुछ गाइडलाइंस देनी है तो वो कहाँ रहेगी, वो स्टेट लिस्ट में रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को पावर्स दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दिया गया है कि कुछ भी लॉ बनाना है, कुछ भी लॉ इंट्रोड्यूस करना है तो वो कहाँ कर सकता है, आर्टिकल 246 ऑफ द लिस्ट 1। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ लॉ इंट्रोड्यूस करना है तो वो कहाँ कर सकता है, लिस्ट 2 ऑफ द आर्टिकल 246। लिस्ट 2 किसके लिए, स्टेट लिस्ट। तो आप कहोगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो हो गया, सो अब ये थर्ड लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैं कहूंगा यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट है कि मिलीजुली सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हाथ पकड़ के, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में जो डिसीजन लेंगे, दोनों मिलके जो लॉ इनेक्ट करेंगे वो कहाँ होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। सो आप समझ गए, लिस्ट 1 में पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट या यू कैन से पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। लिस्ट 2 में कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। थर्ड में कौन है, बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट, सेंट्रल एंड द स्टेट, सेंट्रल एंड द स्टेट, सेंट्रल एंड द स्टेट मिलीजुली सरकार अगर कोई लॉ इनेक्ट करना चाहती है तो कहाँ होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। कॉन्करेंट लिस्ट इज द लिस्ट 3 ऑफ द आर्टिकल 246। समझे, तो 3 पॉइंट फिर से जाते हैं बैक, फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 का क्या है, अगर कोई भी टैक्स लगानी है तो टैक्स लगानी, गवर्नमेंट ऐसे ही मुंह उठा के टैक्स नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट को पहले आर्टिकल 265 में टैक्स इनेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 265 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताना पड़ेगा कि टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तो गवर्नमेंट को उसमें मॉडिफाई अमेंडमेंट करना रहेगा, तभी वो टैक्स लगा सकता है। मतलब जब तक आर्टिकल 265 में उसको लॉ को इनेक्ट नहीं करते तब तक आप टैक्स लगा नहीं सकते। आर्टिकल 245 में एक्सटेंड ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, मैंने आपको बताया। एंड आर्टिकल 246 कहता है कि पावर्स कहाँ दिए गए, तो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स कहाँ दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स कहाँ दिए गए, और दोनों गवर्नमेंट को कॉम्बो में कहाँ पावर्स दिए गए। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 एज डिस्कस। ओके, अभी आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया, पूरा जो पॉसिबल था। आई गेस आपने इजीली आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है। आप कहोगे कि सर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, डिस्टिंग्विश पढ़ लिया, अभी आप बता दीजिए कि जिसके बारे में यह टॉपिक है वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो आप एग्जाम में लिखोगे as per under article 366 of the constitution संविधान। जीएसटी का डेफिनेशन कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 366। कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 366। कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आर्टिकल 366 कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except tax on the supply of alcoholic liquor for human consumption। आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो समझा नहीं, आप प्लीज समझा दीजिएगा। तो मैं कहूंगा कि देखो बच्चों, जीएसटी का डेफिनेशन क्या है, टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई मीन्स मैं आगे सेल कर रहा हूं, सप्लाई मीन्स किसी को सप्लाई कर रहा हूं। जैसे कि होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई किया, फर्दर सप्लाई किया, होलसेलर ने इसको सप्लाई, सेल, सप्लाई 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 किया, तो उस पे टैक्स लगता है। फिर टैक्स सप्लाई में गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, और मिक्सचर ऑफ बोथ भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। आप कहोगे कि सर ऐसी कोई सर्विस होती है, तो गुड्स भी होती है, सर्विसेज भी होती है। मैं बोलूंगा पक्का होती है। जैसे कि टीचिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक सर्विसेज है, और उसके साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो गुड्स है।
तो आप बोलोगे हाँ सर बरोबर है। तो वही सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप कहोगे कि सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या है? मैं कहूंगा कि दारू, एल्कोहल 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 को जीएसटी के डेफिनेशन में से बाहर कर दी गया। क्यों? इस पे जीएसटी नहीं लगता है, इस पे वही अभी भी पुराना वैट लगता है। एल्कोहल को जीएसटी के पर्व्यू में से बाहर कर दिया गया है क्योंकि अभी भी उस पे वैट ही लगाती है गवर्नमेंट। अगर आप पूछोगे कि सर ऐसी नाइंसाफी क्यों है अल्कोहल के साथ, तो मैं कहूंगा कि देखो जीएसटी का आगे बताऊंगा रेट सिस्टम जीएसटी के, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक के अंदर आगे कवर हो गए। बट अभी के लिए आप समझ लीजिएगा कि जीएसटी में सबसे हाईएस्ट रेट जो ऑफ टैक्स है वो है 28%। बट एग्जिस्टिंग सिस्टम में वैट लगता था, वो गवर्नमेंट को एल्कोहलिक लिकर पे वैट 28% से ज्यादा लगता था। तो अगर मैक्सिमम रेट जीएसटी का 28% है और गवर्नमेंट पहले ही 28% से ज्यादा वैट के अंदर कलेक्ट कर रही है लिकर पे, सो गवर्नमेंट अपना लॉस क्यों करेगी 28% लगा के? इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी में से एल्कोहलिक लिकर को एक्सक्लूड कर लिया गया है। सो डेफिनेशन ऑफ जीएसटी क्या है? आप लिखोगे कि एज पर आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस any tax on supply of goods or services or both except tax on the supply of the alcoholic liquor for human consumption। डेफिनेशन ही कह रहा है, जीएसटी नाम ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। गुड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? मतलब टैक्स, वही टैक्स जो गुड्स पे भी लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, और दोनों पे भी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बट एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, डेफिनेशन क्लियर। थर्ड, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पावर टू टैक्स जीएसटी। जीएसटी कितनी तरह की होती है? आप कहोगे कि जी सर जीएसटी बता दीजिएगा कि कितने तरह की होती है, कौन सी टैक्स आती है जीएसटी में। मैं कहूंगा कि सर जी 4 टैक्स होती है। तो आप बोलोगे कि सर कौन सी 4 टैक्स? पहली है सीजीएसटी टैक्स। सीजीएसटी टैक्स मतलब सर क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको समझ में आ रहा होगा सेंट्रल वर्ड यूज क्यों किया गया है, बिकॉज वो टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इसके लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है ये टैक्स कौन इम्प्लाई लेवी करता होगा? स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। तो आप समझ रहे हो सीजीएसटी कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। एसजीएसटी कौन लेवी करती है? स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। फिर थर्ड आती है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। बैक टू सिविक्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। अब बताओ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? कितने 29 स्टेट्स। और उसके अलावा भी कुछ है टेरिटरी, आपको याद आता रहेगा 7 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार, याद है अंडमान निकोबार? वैसे इंडिया 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी एक्ट लगता होगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या लगता होगा? यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। अंडमान एंड निकोबार ये सब यूनियन टेरिटरीज है। तो आप समझ रहे हो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में यूनियन टेरिटरीज जो 7 यूनियन टेरिटरीज है वो टैक्स लेवी करती होगी, वो टैक्स लेवी करती है। आई एम सॉरी। आईजीएसटी टैक्स क्या है? आईजीएसटी टैक्स वो है जहां मैंने आपको बताया था, याद है, दोनों मिलीजुली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलकर टैक्स लेवी करते हैं। उसका रेवेन्यू किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के भी पास जाता है। जैसे कि सीजीएसटी अगर कोई टैक्स लेवी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स लेवी करती है, तो सारा टैक्स रेवेन्यू किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लेवी करती है एसजीएसटी के फॉर्म में, तो सारी रेवेन्यू किसके पास जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है।
यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करती है तो सारा रेवेन्यू किसके पास जाता है? यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास। उसी तरह आईजीएसटी अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसमें कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाती है और कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट लेके जाती है, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है? दोनों गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेके जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेके जाती है। समझे? क्लियर? पावर्स आपको समझ में आया कि पावर किस किस को टैक्स कलेक्ट करने के पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। अभी आप बोलोगे कि सर आपने इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा लिया, इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस भी पढ़ा लिए, सर अभी आप मुझे हमें प्लीज कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी सिखाइए कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी के फीचर्स क्या है, जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपको एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स के लिए कि प्लीज इलेबोरेट द फीचर्स ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीएसटी। सो आपको ये 3 से 4 पॉइंट्स ही लिख के आने हैं, इनफ है। 3-4 पॉइंट्स ही आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लॉजिकली समझ लीजिएगा कि क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या है? वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू मींस अमाउंट, एडिड टैक्स मतलब वैल्यू ऐड हो रही है तो उस पर टैक्स लगे जा रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैगी का, याद है? मैन्युफैक्चरर ने मैगी बनाई 3 रुपीज में, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दी वो प्रोडक्ट 5 रुपीज में। सो जो एडिशन हुआ 3 से 5 में 2 रुपीज का, उस पे एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा है। मैन्युफैक्चरर ने जब भी मैन्युफैक्चर की रहेगी तभी उसने कुछ टैक्स भरा देगा। मैन्युफैक्चरर एक्साइज भरता है, मैं वो आगे बताता हूँ। मैन्युफैक्चरर एक्साइज भरेगा, मैन्युफैक्चरिंग में वो आगे सप्लाई करेगा होलसेलर को, तो वो 3 रुपीज की मैगी 5 रुपीज में सप्लाई कर रहा है। सो होलसेलर को टैक्स किस पे लग रहा है? 5 रुपीज पे लग रहा है। होलसेलर आगे सप्लाई करेगा रिटेलर को, होलसेलर आगे 8 रुपीज में सप्लाई करेगा, तो रिटेलर को टैक्स किस पे लगेगा? 8 रुपीज पे लगेगा। वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है रिटेलर, तो कितने में कर रहा है? 10 रुपीज में। तो कंज्यूमर को कितने पे रहेगा? बेयर करना पड़ेगा, 10 रुपीज में करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ गई, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। सो आप देख रहे हो एक वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है तो टैक्स लगे जा रहा है। वैल्यू एडिशन जितनी जितनी ज्यादा हो रही है उस पर टैक्स भी ज्यादा लगे जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स levied on the manufacturer, sale and consumption of goods and services. First point clear, value addition पे टैक्स लगता है। Second point, chain of tax credit. चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, रिवाइज करते हैं फटाफट। चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया था, एक बार नीचे ये एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल पे आप आइएगा। ये देखो, सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरर, देखो मैन्युफैक्चर होलसेलर को सप्लाई करेगा, होलसेलर रिटेलर सप्लाई करेगा, रिटेलर कंज्यूमर को सप्लाई करेगा। मैन्युफैक्चर ने सप्लाई, मैन्युफैक्चर की सेलिंग प्राइस थी 1000 रुपीज होलसेलर को। मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को प्रोडक्ट कितने में बेचा? 1000 रुपीज में। मैन्युफैक्चर ने उस पर जीएसटी लगाया 120 रुपीज, तो टोटल प्राइस हो गई 1120। 1120 में होलसेलर को सप्लाई किया, होलसेलर के लिए कॉस्ट क्या हो गई है? 1000 रुपीज। आप कहोगे कि सर 1000 रुपीज कैसे 1120? 1120 नहीं हुआ दोस्तों, ये जो 120 रुपीज है वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट हुआ है, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो जीएसटी है। वो टैक्स मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट करेगा एंड वो टैक्स वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगा। मैन्युफैक्चर ने सप्लाई किया, देखा जाए तो 1000 रुपए में, 1000 रुपए में उसने 120 टैक्स लगाया, 120 टैक्स लगाने पे 1120 हुआ। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा 1120 ही करेगा, बट 1120 में 120 रुपीज टैक्स एलिमेंट है जो उस गवर्नमेंट को पे करना है, तो 120 रुपीज गवर्नमेंट को जाएगा। तो होलसेलर को कॉस्ट कितनी हो गई? 1000 रुपीज, बिकॉज उसने 120 रुपीज गवर्नमेंट में पे किया है, उसने अपने पॉकेट से उसने 120 रुपीज जो पे होलसेलर ने किया, बट डिपॉजिट किसने की है? मैन्युफैक्चरर ने किया। होलसेलर को कॉस्ट हो गई 1000 रुपीज, होलसेलर अपनी प्रॉफिट ऐड करेगा। प्रॉफिट ऐड करना क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट याद करो, वैल्यू ऐड। होलसेलर ने अपना वैल्यू ऐड किया, वैल्यू ऐड मतलब प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया 500 रुपीज, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई अभी? 1500 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1500 रुपीज। 1500 पे जीएसटी लगाएगा 180 रुपीज, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? 1680। अभी होलसेलर क्या करेगा? 1680 में रिटेलर को सेल करेगा, बट होलसेलर को गवर्नमेंट में टैक्स कितना भरना है आपको पता है? होलसेलर को गवर्नमेंट में टैक्स सिर्फ भरना है 60 रुपीज।
देखो नीचे देखो, टैक्स पेबल में होलसेलर को 180 जो 180 होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट करेगा, और 180 में से उसने जो मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को ऑलरेडी 120 रुपीज पे कर चुका है अपने परचेज में, गवर्नमेंट को ऑलरेडी उसने अपने परचेज में पे कर दिया है, उसका सेट ऑफ लेगा, उसका आईटीसी लेगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट, इनपुट मींस परचेज, परचेज मींस इनपुट, इनपुट 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 इन हुई इन चीज यूटिलाइज की कुछ प्रोडक्ट बनाने में इनपुट, इनपुट टैक्स, टैक्स मतलब जीएसटी, क्रेडिट मतलब उसका बेनिफिट, उसने क्रेडिट लिया, उसने जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया था 120 रुपीज की, उसने क्रेडिट ली। कहां से क्रेडिट की? वही क्रेडिट ली जो उसने रिटेलर को आगे 180 में टैक्स भरा था। तो होलसेलर कितना टैक्स भरेगा? सिर्फ 60 रुपीज। अभी वही प्रोडक्ट होलसेलर का प्रोडक्ट रिटेलर को आया, रिटेलर को आया 1500 में, रिटेलर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड मार्जिन ऐड करेगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा मतलब वैल्यू ऐड करेगा, वैल्यू ऐड करेगा 500 रुपीज। तो अभी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हो गई 2000 रुपीज, 2000 रुपीज हो गई। तो अभी रिटेलर अपना कुछ रिटेलर जीएसटी चार्ज करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा तो कितना चार्ज हुआ? 240 रुपीज। 240 होने के बाद कितना प्राइस हो गया? 220 टू 40 हो गया। तो रिटेलर अभी कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा 20 टू 40 रुपीज, 2240 रुपीज कलेक्ट करेगा। बट 2240 रुपीज में 240 रुपीज जीएसटी का एलिमेंट है। आप समझ रहे हो? जीएसटी का एलिमेंट है 240 रुपीज। तो रिटेलर को टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे करना है? देखो उसने कलेक्ट किया 240 रुपीज कंज्यूमर से, और आईटीसी लेगा 180 रुपीज का। आईटीसी क्या है? वही टैक्स जो उसने होलसेलर को भरा है। रिटेलर ने होलसेलर को कितना भरा था? 120 रुपीज। तो उसने उसकी सेट ऑफ ली। तो अभी रिटेलर को टैक्स कितना बर्डन बेयर करना पड़ा? 60 रुपीज। कितना बेयर करना पड़ा? 60 रुपीज। अभी कंज्यूमर लेवल पे आ गई बात। कंज्यूमर लेवल को, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट की कितने में कॉस्ट पड़ी? 2000 रुपीज में। अभी कंज्यूमर तो खुद यूटिलाइज करने वाला है, कंज्यूमर खुद यूटिलाइज करने वाला है, तो उस पे उसको वैल्यू एडिशन करनी नहीं है। तो कंज्यूमर से आते आते तक वो उस पे जीएसटी लग के कितनी प्रोडक्ट हो गई? 20 टू 40 हो गई। तो कंज्यूमर को आप देख रहे हो, प्रोडक्ट 1000 रुपीज में मैन्युफैक्चर की डोर से बाहर निकला था, 1000 रुपीज से वो आते 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 एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, कंज्यूमर लेवल तक आते आते उसका कॉस्ट हो गया 20 टू 40। बट इसमें सेट ऑफ बेनिफिट मिला, मतलब बर्डन ऑफ टैक्स वाज बीइंग शिफ्टेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्डन ऑफ टैक्स वाज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। बट इसका बर्डन सबसे ज्यादा बेयर किसको करना पड़ रहा है? कंज्यूमर लेवल को। किसको बेयर करना पड़ रहा है? कंज्यूमर लेवल को। अब समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर लेवल। आपने देखा होगा होलसेलर को भी टैक्स की बर्डन कितनी है? 60 रुपीज। रिटेलर को भी कितनी है? 60 रुपीज। कंज्यूमर को कितनी आई? 240 रुपीज। बाप रे, कंज्यूमर को कितनी आई? 240 रुपीज। आम आदमी, कस्टमर, कस्टमर मतलब कस्टमर मरता ही है। आप समझे? टैक्स क्रेडिट। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। चेन मतलब, चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट मतलब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सप्लाई किया तो उसने कुछ टैक्स की बेनिफिट ली, आईटीसी, आईटीसी समझ रहे हो? जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ सर्विस अप टू द रिटेलर और कंज्यूमर लेवल। समझे? समझे कि नहीं? इजी पॉइंट है। पहला है वैल्यू एडिशन, सेकंड पॉइंट है चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। ये भी आपको 3 से 4 बार मैंने सिखा चुका हूं। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर सिर्फ हम पढ़ते हैं। Final burden of GST is borne by the final consumer as it is charged by the last supplier with set of benefits at all previous stages। क्या है? फाइनल कंज्यूमर को आपके फिर से पुराने एग्जांपल में जाओ, एग्जांपल में देखो, मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपीज में प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूमर को आते आते 2240 रुपया हो गया, 2240 रुपीज में आया। जीएसटी का बर्डन मैन्युफैक्चरर को कितना बेयर करना पड़ा? 40 रुपीज। होलसेलर को 60 रुपीज, रिटेलर को 60 रुपीज। बट कंज्यूमर को कितना बेयर करना पड़ा? 240 रुपीज। कंज्यूमर को क्यों 240 रुपीज बेयर करना पड़ा? बिकॉज कंज्यूमर आगे सप्लाई नहीं करने वाला। आप समझ रहे हो? कंज्यूमर को सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलने वाली आगे, बिकॉज कंज्यूमर खुद यूटिलाइज करने वाला है। कंज्यूमर वो मैगी का पैकेट, वो सोप का प्रोडक्ट वो खुद यूटिलाइज करने वाला है, वो आगे सप्लाई नहीं करने वाला। इसके लिए कंज्यूमर को 240 रुपीज बेयर करना पड़ेगा। बर्डन इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर।
सॉरी, ये बर्डन इज ब्रोन लिखा है, बर्डन इज बोन है, BORNE, रेक्टिफाई कर लीजिएगा अपने नोट्स में। सो पढ़ते एक बार पॉइंट। फाइनल बर्डन ऑफ GST इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर एज इट इज चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर विद सेट ऑफ बेनिफिट एट ऑल प्रीवियस स्टेजेस। समझ गए? नो कैस्केडिंग ऑफ द टैक्सेस। Since only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax of cascading of taxes under GST regime. पुराने वेट में क्या होता था दोस्तों? पुराने वेट में ये होता था, एग्जाम्पल में जाते हैं अपने पहले वाले वेट में। कैसा होता था? मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपीज में प्रोडक्ट बनाई है, GST लगी 120 रुपीज। GST लगने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई? 1120। होलसेलर को GST में हमने कितनी ली? सेट ऑफ बेनिफिट में होलसेलर को कॉस्ट 1000 रुपीज। बट वेट में क्या होता था? टैक्स पे टैक्स लगता था। होलसेलर को GST का जो 120 रुपीज है उस पे भी टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब यहाँ जैसे हमने होलसेलर का 1000 रुपीज लिया है, तो वहां कैसे होता था? 1120 पे टैक्स लगता था, तो टैक्स पे टैक्स लगता था। मतलब मैंने जो ऑलरेडी टैक्स भर चुका है उस पे टैक्स पे फिर से टैक्स में भरता था। समझ रहे हो? कैस्केडिंग मतलब क्या होता है? टैक्स पे टैक्स लगना। एक टैक्स जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं वो टैक्स पे फिर से टैक्स लगता था, उसको कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। पुराने टैक्स सिस्टम में कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था। वेट GST आने के बाद क्या हो गया? कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया। वही पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट। क्या है? Since only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax or cascading of taxes under the GST regime. GST में क्या होता है? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। किस पे लगता है? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे। कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो गया है। समझे? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ GST इन इंडिया। कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं अभी GST क्या है, फ्रेमवर्क। डुअल GST मॉडल। GST में डुअल GST मॉडल है। डुअल GST मॉडल मतलब मैंने आपको कहा था, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है डुअल GST मॉडल। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर से एक बार टॉपिक पे पढ़ेंगे। GST in India will be dual model based on that state and central government will both levy GST, term as SGST or Union Territory Government GST and CGST respectively. समझे? डुअल GST मॉडल मतलब दोनों टैक्स लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी CGST के रूप में टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट भी टैक्स लगेगी। आप कंफ्यूज मत हो कि स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगेगा, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट भी, CGST भी लगेगा। मतलब 3 टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा 2। 2 टैक्स कौन से लगेंगे? एक तो CGST टैक्स लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम, एंड दूसरा लगेगा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो, अगर आपका बिजनेस यूनियन टेरिटरी में है, तो आप यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाओगे, न कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आप अंडमान एंड निकोबार में हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाओगे। अगर आप वही चीज आप महाराष्ट्र में हो तो CGST टैक्स लगाओगे एंड SGST टैक्स लगाओगे। तो डुअल GST मॉडल, दो टैक्स सिस्टम है, 2 टैक्स लगेगा। समझिए? आप आज आप किधर भी डोमिनोज भी गए रहेंगे, आप डोमिनोज में भी देखे रहेंगे आपको 2 टैक्स लगते हैं। 2 टैक्स कौन से CGST एंड SGST टैक्स लगते हैं। CGST आपने देखा होगा 9% है एंड SGST 9% है, टोटल मिला के 18% टैक्स होता है। बट 50% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाता है, 50% रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट लेके जाता है। ठीक है? तो सेकंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ GST इन इंडिया, डुअल GST मॉडल। GST इन इंडिया विल बी डुअल मॉडल। डुअल मॉडल मतलब डबल, दोनों मॉडल, दोनों टैक्स लगने वाला मॉडल। डुअल मॉडल बेस्ड ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल बोथ लेवी GST, टर्म एज स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी सर्विस टैक्स। समझ रहे हो? वेरी गुड, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। However, chargeability definition of taxable person, measure of levy including valuation provision, basis of classification would be uniform under both goods and service tax. सर कुछ नहीं समझे आया समझ में। देखो डुअल मॉडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के नोटिफिकेशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है, वही सेम गाइडलाइंस, रूल्स एंड नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी। टैक्स दोनों लग रहा है तो गाइडलाइंस भी सेम रहेगी, लॉज भी सेम रहेगा, चार्जेबिलिटी भी सेम रहेगी। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, चार्जेबिलिटी
चार्जेबिलिटी मतलब टैक्स लगाने की जो चार्ज है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन का जो डेफिनेशन हमें आगे पढ़ा होता है कि टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं, कौन है वो टैक्सेबल पर्सन, कौन है वो टैक्सेबल पर्सन। मेजर ऑफ लीवी, लीवी कैसे, क्या लीवी करना है, कौन सा टैक्स लीवी करना है, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन प्रोविजन, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है वो प्रोविजंस, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कैसी होगी, कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वही सब ये कॉन्सेप्ट आगे कवर हो गया अपने टॉपिक पे। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज है, जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, सब सेम रहेगी। समझी, समझू कि नहीं, समझू। सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट, इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी। आप कहोगे कि सर आईजीएसटी ये क्या है, आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई ये सब आप क्या कह रहे हो सर। ये देखो बच्चे लोग, आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई किसको कहते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। देखो एक नीचे एग्जाम मैंने डेफिनेशन दिया है, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। इंटरस्टेट मतलब एक सप्लायर, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में, आप बैठे हो राजस्थान में, मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में, आप बैठे हो राजस्थान में, स्टेट चेंज हो गए, आप समझ लो स्टेट चेंज हो गए, मेरा महाराष्ट्र आपका राजस्थान, मेरा महाराष्ट्र आपका राजस्थान। तो मैं जब आपको सप्लाई करूंगा तो मैं आपको सीजीएसटी एंड स्टेट एसजीएसटी नहीं लगाऊंगा, बिकॉज अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मॉडल अप्लाई करूंगा एंड मैं ये दो टैक्स लगाऊंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% रेवेन्यू चला जाएगा, बट स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू, मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, बिकॉज राजस्थान वाले ने मुझे, बंदे ने, मैंने आपको सप्लाई किया, सो आपने मुझे जो 50% आप सीजीएसटी लगाए तो 50% स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल गया, नरेंद्र मोदी जी को अपना टैक्स मिल गया। बट यहाँ लॉस किसका हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट का, बिकॉज रेवेन्यू राजस्थान से आउट हुआ, रेवेन्यू राजस्थान से आउट हुआ तो किसको मिला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिला। तो यहाँ लॉस किसको हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट को लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रांसफर। क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रांसफर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रांसफर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रांसफर। तो वहां कौन सा टैक्स लगता है, एक ही टैक्स लगता है, वो है आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी 18% पे लगेगा, या तो जो रिस्पेक्टिव रेट रहेगा वो लगेगा, मतलब एक ही टैक्स लगेगा, वो है आईजीएसटी टैक्स लगेगा। समझ रहे हो, आईजीएसटी टैक्स कभी लगता है, इंटरस्टेट ट्रांसफर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है तो आईजीएसटी टैक्स लगता है, पढ़ते हैं। अगर मतलब सप्लायर, सप्लायर यानी कि मैं, और आप कौन है, रिसिपेंट, रिसीवर, आप कौन है, आप रिसीवर हो, तो मैंने एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया तो उसको कहते हैं आईजीएस, इंटरस्टेट ट्रांसफर, और टैक्स कौन सा लगता है, आईजीएसटी टैक्स लगता है। देखो, supply of goods and supply of goods or services shall be treated as interstate supply where the location of the supplier may and the place of supply are in two different state। place of supply मतलब आपकी place of supply are in two different state। आप कहाँ बैठे हो, two different state, आप राजस्थान में बैठे हो और मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तो two different state, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। मतलब मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ और आप अंडमान एंड निकोबार में बैठे हो, मतलब आप एक अलग ही यूनियन टेरिटरी में बैठे हो, तो टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मतलब महाराष्ट्र एंड अंडमान निकोबार, आप समझ रहे हो। और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी मतलब दो अलग अलग डिफरेंट 7 यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताई है। 7 यूनियन टेरिटरी मींस एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी एक्ट लगाएगा, और अगर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को भी सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी एक्ट लगाएगा।
समझे? तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी एक्ट लगेगा। आईजीएसटी एक्ट लगेगा तो टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ गए? इंटरस्टेट सप्लाई, टू डिफरेंट स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लायर यानी कि मैं ये स्टेट में हूँ और आप दूसरे स्टेट में हो, मैं ये स्टेट में हूँ, आप यूनियन टेरिटरी में हो, मैं एक यूनियन टेरिटरी में हूँ, आप अलग यूनियन टेरिटरी में हो, तो कौन सा टैक्स लगेगा? इंटर स्टेट ट्रांसफर। और कौन सा टैक्स जाएगा? आईजीएसटी टैक्स जाएगा। सेक्शन 7 है। अभी आता है सेक्शन 8, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब क्या? आपको भी पता है, आप ही इसका आंसर दोगे। क्या है? इंटरस्टेट अगर दो डिफरेंट स्टेट था तो इंट्रास्टेट क्या रहेगा? राइट, इंट्रा मतलब सेम स्टेट, सेम स्टेट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में से महाराष्ट्र को मैंने किसी को सप्लाई किया तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट हुआ तो कौन से टैक्स लगते हैं? दो टैक्स लगेंगे। कौन से लगेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कौन से टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। समझ रहे हो? डेफिनेशन पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट ट्रांसफर where the location of supplier यानी कि मैं and place of supply are in the same state। आप और मैं एक ही स्टेट में हो, आप और मैं महाराष्ट्र में ही है और आप और मैं सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और ये ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांसफर। ये इंट्रा स्टेट ट्रांसफर का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8। सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। समझ रहे हो बच्चे लोग? इंटर एंड इंट्रा, इंटर मतलब दूसरे स्टेट, इंट्रा मींस सेम स्टेट। समझे? तो गाइस ये हमारा चैप्टर यहीं पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हमने काफी हद तक अच्छे पॉइंट स्टार्टिंग के बेसिक लेवल क्लियर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और लेवल एक अप जाएगा हमारा, जिसमें हम डेफिनेशंस कवर करेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर द जीएसटी कवर करेंगे, जेनेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी का बैकग्राउंड भी कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में टाइम की लिमिटेशंस के हिसाब से वो कवर नहीं हो पाया, बट सेकंड वीडियो में मैं ये सब कवर करूंगा, जिसमें यही सारे पॉइंट्स रहेंगे। जीएसटी रेट्स एंड जीएसटी रेट्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज कवर करेंगे। So आज का वीडियो इतना ही था। So guys, please subscribe to our channel GradCool, the online digital learning app, GRADKUL, GradCool for the graduates and postgraduates, and please forward this video to as much as possible to your friends and the families one who are in the TY BCom, TY BAF, and keep learning with us, and please press the bell icon so you never miss any of the video. And my next video, which would be covering the import and export part under the GST, would be out very soon. Thank you. Take care.